हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब भी ठीक होंगे। दोस्तों, अभी रियाद के अंदर अल खज़मा एक जगह है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ और अभी दिन के 12 बजे हैं। तो मैं ड्यूटी से इधर जा रहा था। मैं ड्यूटी में ही हूँ। तो एक अनफाल डोर कंपनी है, ऑटोमेटिक डोर। तो उनमें कुछ प्रॉब्लम आने से मैं उनके कस्टमर को फ़ोन किया था, कस्टमर केयर में। वहाँ से टेक्नीशियन आ रहे हैं अभी मेंटेनेंस के लिए। तो जब तक मैं उन्हीं लोग का वेट कर रहा हूँ, तो इसी बीच में मैं सोचा कि चलो, अकेला फील हो रहा हूँ तो कुछ बात कर लेते हैं। और सऊदी में रहने वाले अक्सर किससे बात करेंगे। इनका सबसे बेहतरीन उपाय जो है सोशल मीडिया ही होता है। तो दोस्तों, बात कुछ ये है कि इंसान जो है ना, इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी हादसे हो जाते हैं कि वो बच तो जाता है लेकिन जिंदा नहीं रहता है। ठीक उसी तरह से मेरी भी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसे हुए जो मुझे बहुत अंदर तक हिला दिया। और बात बोलेंगे कि मैं डिप्रेशन में चले गया था और मैं सऊदी अरब में काम करना छोड़ दिया। फ़िलहाल 1 महीने तक मैं ड्यूटी नहीं गया, बस आराम से रूम में सो रहा था, बस इधर उधर की बातें सोच रहा था माइंड। तो काफ़ी डिप्रेशन में जाने के बाद तो फाइनली मैं ये सोचा कि नहीं, ऐसे डिप्रेशन में रहने से कोई फ़ायदा है नहीं। इंसान को जो भी चीज़ उनके साथ हुआ है उनको भूल के आगे रास्ता और भी है। दुनिया बहुत बड़ी है, जीने के लिए बहुत सारी चीज़ है। किसी एक चीज़ के ना होने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, उनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ है। तो इस चीज़ में खैर मैं बाद में तफसील से बात करूंगा इंशाल्लाह, अगर ज़रूरी पड़ा तो। लेकिन बात असल ये है कि मैं सऊदी अरब में अभी फ़िलहाल HVAC के काम में हूँ। तो मैं 2018 के जनवरी महीने में मैं सऊदी आया था। उससे पहले मेरी जो है स्कूलिंग वगैरह सब घर से जहाँ भी पढ़े, बहुत सारा मतलब गैपिंग रहा। कभी पढ़ाई किए, कभी छोड़ दिए, 10th किए फिर छोड़ दिए, फिर +2 किए, फिर काफ़ी दिन छोड़ दिए। तो +2 के बाद जो है मैंने पंजाब में लुधियाना एक जगह है, वहाँ पर चले गया था, जहाँ पर मैं सिलाई का काम करता था। लुधियाना में मैं सिलाई का काम करता था। और सिलाई का काम करते वक्त मैं इस बात को रियलाइज़ किया कि भाई डेली 9 बजे ड्यूटी जाना रहता है। काम सीख ही रहा था मैं सिलाई का, काफ़ी दिन पहले की बात है। तो 9 बजे ड्यूटी जाना है, काम करते करते रात 10 बजेगा, फिर आना, फिर सो जाना है, फिर सुबह 9 बजे जाना, फिर रात 10 बजे आना है। यानी दुनिया और किसी से मतलब नहीं है। मतलब जो लाइफ को जीने का जो मज़ा होता है ना, वो सारी चीज़ भूल जाता है इंसान उस काम में। और भी ऐसे बहुत सारे काम है, लोग स्ट्रगल करते हैं, मुश्किलात आती है। लेकिन वो काम को मैं कुछ दिन किया, 3-4 महीना, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसमें आगे कोई फ्यूचर नहीं है। बस इसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी कब ख़त्म कर देंगे, गुजार देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस 9 से 10 9 से 10 करते समय। और वीकली जो वीकेंड होती है, लोग उस दिन भी जो है कहीं घूमने के लिए निकलना पसंद नहीं करते कि अगर घूमने के लिए कहीं निकलेंगे तो कुछ पैसे खर्चा हो जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि खुद कंपनी में जाओ, ओवर टाइम लगाओ। यानी संडे के दिन भी लोग काम कर लेते थे। तो ये सोच के मैं सोचा कि नहीं, मैं तो यहाँ पर नहीं रह सकता। तो मैं फाइनली ये सोचा कि भाई अगर कुछ अच्छा करना है या कुछ लाइफ को अगर ठीक से जीना है, तो सबसे बेहतर है कि आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। तो फिर मैंने फाइनली ये सोचा कि नहीं, कुछ पढ़ लिख लें। तो पढ़ लिखने के लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक मुझे लगा कि इंजीनियरिंग कर लेते हैं। क्योंकि उस लेवल के स्टूडेंट तो थे नहीं कि IIT निकालते या AIEEE उस वक्त होता था वो निकालते। एवरेज स्टूडेंट था, किसी तरह से पढ़ रहे थे। तो फिर मैं सोचा कि कहीं पर एडमिशन कर लेते हैं। तो जैसे तैसे मैं गया हैदराबाद का एक कॉलेज है, विद्या विकास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका नाम अभी फराह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया है। ये कॉलेज जो है जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। और चेवल्ला एक जगह है, वहीं पे है, जो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। जो मेन सिटी है हैदराबाद, मेदीपट्टनम से लगभग 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो वहीं पर जो है मैंने एडमिशन लिया और मैकेनिकल ब्रांच लिया, किसी तरह से निकाला। दिन गुजर गया, 4 साल पढ़ लिया। तो इस ख्याल में मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था कि नहीं, पढ़ लेने के बाद कहीं जॉब मिल जाएगी, फिर नौकरी होगा। लेकिन सब उल्टा हो गया।
सब उल्टा हो गया, यानी कि पढ़ाई करने के बाद मैं 2015 में बीटेक मैकेनिकल ब्रांच से पास आउट हुआ हूँ। उसके बाद उम्मीद तो यही थी, घर वालों की भी यही एक्सपेक्टेशन थी कि भाई कहीं पर जॉब लगेगी, कमाएंगे लड़के, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। इंडिया में बहुत जगह जॉब खोजा मैंने, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से अगर कहीं मिल भी जाता तो 12-15 हज़ार में इतना काम करवा लेता था कि आदमी दूसरे दिन ड्यूटी जाने का दिल नहीं करता था। फिर मैंने इधर उधर टपला खाता रहा, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता करता रहा। फाइनली मैं जामनगर गुजरात में भी गया, वहाँ रिलायंस पेट्रोकेमिकल पावर प्लांट में भी क्वालिटी कंट्रोल में काम किया। तो वहाँ का काम ऐसा था कि 1 महीना में मैं वहाँ से निकल गया कि मेरे से ये काम नहीं होगा। इसी तरह से बहुत वक्त निकल गया, अब समझ में नहीं आ रही थी क्या करूँ नहीं करूँ पूरा। तो जब काम वगैरह नहीं मिलने की वजह से दिमाग में यही प्रेशर आता था, और लोगों को देखता था जो नहीं पढ़े लिखे थे, उसने कोई ना कोई काम सीख लिया और कुछ ना कुछ कमाने लग गया। तो ये फील होता था कि एक पढ़े लिखे बंदे से अच्छा जो है, जो नहीं पढ़ा है वही अच्छा है, क्योंकि भाई वो तो कुछ ना कुछ किसी पे डिपेंड नहीं है, वो अपना इंडिपेंडेंट है, कम से कम अपना तो रोजी रोटी कमा सकता है। और हम लोग पढ़ लिख भी लिए तो कहीं कर नहीं रहे, मतलब काम ही नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं कि हम कोशिश नहीं करते थे, जितनी मेरी कैपेबिलिटी थी अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब से मैं सारा कोशिश करता था, लेकिन नहीं मिलती थी। मैं कई दफ़ा विदेश आने के लिए कोशिश किया, तो कहीं पर वीज़ा नहीं लगता था, कहीं पर इंटरव्यू नहीं निकलता था, कहीं पर मेडिकल होती थी तो मेडिकल में ऐसे ही मेडिकल का टाइम फेल हो जाता था। मैंने 3-4 दफ़ा मेडिकल करवाया, और बाद में ये पता चला कि कुछ ऑफिस वाले ने जो है ये गलत तरीके से यूज करते हैं। मेडिकल वाले से मेडिकल इस वजह से करवा लेते हैं, वीज़ा लगे या ना लगे, आप कहीं पर मेडिकल करेंगे 5,000 रुपये ले लेगा, उसमें से उनका 2500 कमीशन रहता है, तो 2500 के लालच में मेडिकल करवा देते हैं और लगता नहीं है। बहुत लड़के का मेडिकल ऐसे करवा के सिर्फ उसको बोलते हैं आपका मेडिकल फेल है, तो एक तरह का पैसा कमाने का जरिया बन गया था। वीज़ा तो लगना था नहीं, बहुत कम वीज़ा लगता था, और बाकी लोगों को यह भी करके कि भाई आपका मेडिकल फेल हो गया है, आप 5,000 एक्स्ट्रा लगेंगे, ऐसे ऐसे लोग कमाते थे। तो मतलब आप विदेश आओ या ना आओ, वीज़ा लगे या ना लगे, आपको मेडिकल पहले करवा दिया जाता था, ताकि उससे आधा कमीशन लेकर के वो लोग अपना एक रोज़गार पैसा कमाने का ये बना लिया था। इस तरह से मैंने भी 2-3 दफ़ा मेडिकल किया, लास्ट में सोच के कि भाई अब क्या करना है, बहुत परेशान हो गया था। तो मैं सोचा कि अब क्या करूं, तो फाइनली मैं दिल्ली में था, तो मैं अपना माइंड मेकअप किया कि भाई किसी तरह से मुझे सऊदी जाना है, चाहे जिस तरह से भी हो, जिस पोजीशन पे हो। लेकिन मैं तो बीटेक किया हूँ, एज ए इंजीनियर नहीं जा सकता, उसके लिए एक मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और काम भी आना चाहिए, और हम तो काम किए नहीं, नॉलेज तो है नहीं, तो फिर क्या करें। तो मैं ये सोचा कि चलो जिस फील्ड में भी हो, अगर आप मैं इंजीनियरिंग फील्ड छोड़ के कहीं नॉर्मल भी जाना पड़े तो मैं चले जाऊंगा, क्योंकि मुझे पैसा कमाना था और मैं तंग आ चुका था। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं HR इंटरनेशनल है महारानी बाग में दिल्ली का, वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए गया, और वहाँ पर अफराज कंपनी आई हुई थी इंटरव्यू के लिए, और मैं इंजीनियर के लिए एलिजिबल नहीं था। तो मैं टेक्नीशियन का इंटरव्यू दिया एज ए टेक्नीशियन, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और सैलरी 1500 लगी। जो ही सैलरी 1500 लगी, मैं फ़ौरन हाँ कर दिया कि भाई और कुछ सोचना नहीं है, चाहे जो भी काम करवा ले, बस सऊदी एक बार जाना है, कम से कम अपने कमा के तो खा सकते हैं ना। इस वजह से मैं एकदम बिल्कुल फाइनली बोल दिया, ये बना लिया कि 1500 के अलावा कम भी अगर देगा ना सैलरी तो मैं जाऊँगा सऊदी। तो फिर वहाँ से मैं आया, मेडिकल हुई, उसके बाद वीज़ा लगी, तो फिर मैं आया कुछ ही दिन में, यानी 2018 का जनवरी महीने में मैं सऊदी पहुंच गया। और वहाँ दिल्ली से फ़्लाइट थी मेरी, दिल्ली भाया दुबई तो फिर रियाद था। तो मैं वहाँ से दुबई उतरा, दुबई में 6 घंटे का हल्ट था। फिर वहाँ से 6 घंटा रुकने के बाद फिर मैं सऊदी आया। और इस बात को बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं बहुत कुछ किया हूँ या मैं बहुत प्रोफेशनल टाइप का कोई सक्सेस इंसान हूँ, ऐसा नहीं, बस दिल करता है कि चलो बताते हैं। कभी कभी ये चीज़ होता है कि एक छोटी सी बात पता नहीं किससे कब क्या सीखने को मिल जाए। जब मैं रियाद एयरपोर्ट में उतरा तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है, कहाँ
कहाँ से कहाँ जाने से कंपनी, अफराज कंपनी आखिर रियाद के अंदर किस जगह है, कुछ भी मालूम नहीं था। तो मैं वहीं पर वेट करता रहा और इत्तेफाक से एक गलती ये भी हो गई कि ऑफिस ने जो कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर दिया था वो गलती हो गया था, एक नंबर ही छूट गया था। अब मैं परेशान कि एक नंबर आखिर छूटा है तो किधर छूटा, आगे छूटा, पीछे छूटा, कहाँ छूटा, उतना आइडिया नहीं था। तो रियाद एयरपोर्ट में लगभग 4 से 5 घंटा इंतज़ार करने के बाद मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यहीं एयरपोर्ट से वापस चले जाना पड़े, लेकिन अल्लाह की शान है कि वो ऐसा हुआ नहीं। 4-5 घंटा इंतज़ार के बाद आई गाड़ी, कोई ड्राइवर लेने के लिए आया, देखा कि गाड़ी में अफराज लिखा हुआ तो समझ गया कि शायद हम ही लोग को लेने के लिए आया है। तो फिर उनके साथ गए। यहाँ पर एग्जिट 9 में उनका एक कैंपस बना हुआ था जहाँ पर सारी नए लोगों को ला करके वहाँ रखते थे। और जो ही एग्जिट 9 में इन किया, देखने के बाद मेरा होश उड़ गया। एक रूम में 20-20, 25-25 बंदे हैं और कोई ऐसे लेटा हुआ है, कोई वैसे लेटा हुआ है, बिल्कुल तिखर बिखर, समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसे। और देखने के बाद ऐसा अचानक फील हुआ कि भाई 2 साल के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और इसी तरह से रहना पड़ेगा, कैसे रह पाएंगे। दिल तो पूरा टूट गया। फिर सोचा कि चलो देखते हैं क्या होता है। एक दिन रात किसी तरह से गुजारे। दूसरे दिन देखते हैं कि सब बंदा भाग दौड़ करता है। जब बात होती है, कोई बोलता है मैं 3 महीने से बैठा हूँ, कोई 4 महीने से, किसी को ड्यूटी नहीं मिली है, किसी को और कोई मसले से बैठा के रखा है। सारी बात देख करके ना बहुत परेशान हुआ। तो मैं ये सोचा कि नहीं, अगर किसी तरह से अगर ये वापस इंडिया भेज देना तो खुशी खुशी चले जाएंगे, ज़रूरत नहीं है यहाँ पर ऐसे रहने की। बहुत परेशान रहा, लेकिन जैसे तैसे तो दिन निकल गया, 17-18 दिन। उसके बाद फिर डिप्लोमेटिक क्वार्टर यहाँ पर है, जहाँ पर लगभग पूरे दुनिया की हर एक कंट्री की उसके अंदर एम्बेसी है। उनको हाई अल सफरात बोलते हैं। तो उसी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट थी कंपनी की, वहीं पर ड्यूटी लगी और हम तो थे एज HBSC टेक्नीशियन में। तो फिर वो ड्रेस पहनना पड़ता था, यहाँ पर अफराज लिखा हुआ, मतलब पैंट शर्ट एक ही जगह, 1 पीस, हाँ, डांगड़ी बोलते हैं उनको, वो पहन के। आप फोटो में देख रहे होंगे, मैं दोस्तों के साथ एक फ़ोटो ले आऊँ, साइड में आपको फ़ोटो दिख रहा होगा। वो ड्यूटी करने लगे और ड्यूटी करने के बाद कुछ दिन रहे तो देखे कि यहाँ पर ड्यूटी करते करते ये फील हुआ कि हर घोड़े का दाम जो है यहाँ पर 12 टका ही है। आप पढ़ के आओ, नहीं पढ़े लिखे हो, काम जानते हो, नहीं काम जानते हो, सबका वही एवरेज सैलरी 1200 से 1500 और सबका दाम 12 टका। तो ये चीज़ देख करके ना बहुत अफसोस हुआ, बहुत अंदर अंदर टूट भी गया। कभी कभी रोना भी आता था कि भाई ये आखिर क्या है। जो पढ़ के आया वो भी 1200 से 1500 के बीच कमा रहा है, जो बिल्कुल जाहिल है वो भी 1500 के बीच 1200 से 1500 के बीच कमाता है। जो काम जानता है, अच्छा खासा एजेड एक्सपीरियंस है, वो भी उतना ही कमाता है, जो नया है वो भी उतना ही कमाता है, मतलब सब एक जैसा। तो उसी जगह मैं सोचा कि नहीं, अगर कुछ करना है तो फिर हट के अलग करना पड़ेगा। तो मैं जो भी काम करता था उसको फिर रूम में जा करके गूगल से, बुक से, इधर उधर करके मैं पढ़ता था। क्योंकि जब बीटेक किया था तो मैं पढ़ाता तो ज़रूर था, अच्छा खासा पढ़ा था, हर चीज़ कवर हो ही जाता है सिलेबस में। कंप्रेसर क्या होता है, कितने टाइप के कंप्रेसर होते हैं, लेकिन अगर कोई सामने कंप्रेसर रख भी देता तो नहीं पहचानने आता था कि ये कंप्रेसर है या कंप्रेसर होता कैसा है। यहाँ आने के बाद एक एक चीज़ को देखा, फिर समझ में आया कि अच्छा ऐसे कंप्रेसर होता है, ये काम होता है, ऐसा उनका पूरा वर्किंग फंक्शन जाना। धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ, कुछ ज़िंदगी में ऐसी टर्निंग पॉइंट आई कि मैं वो अफराज कंपनी से टेक्नीशियन का काम छोड़ के सऊदी गवर्नमेंट का काम में आ गया। मैं अभी फ़िलहाल हर चीज़ मेरा अफराज के अंदर ही है, लेकिन मैं काम अभी यहाँ पर गवर्नमेंट का करता हूँ, हुकूमत का करता हूँ। तो इसी दरमियान मैं ये चीज़ देखा कि इस बात को कहने का मकसद ये है कि इंसान चाहे जिस फील्ड में भी रहे, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर लगातार वो मेहनत करते रहेंगे, चाहे छोटी सी क्यों नहीं काम है, अगर वो लगातार मेहनत करते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन वो खुश ज़रूर होंगे अपने काम से और उसको वो मकाम मिलेगी जहाँ पर उनकी किस्मत में है। और कभी कभी ना गांव में जब जाते थे
तो कुछ काम करने से भी डर लगता था कि लोग ये ना बोले कि भाई पढ़ लिख करके तुम ये काम क्यों किए। और मेरा अपना ओपिनियन है, मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि पढ़ना एक अलग चीज़ है, काम करना एक अलग चीज़ है। काम चाहे कोई भी हो, छोटा बड़ा नहीं होता, हर कोई हर काम कर सकता है। लेकिन ये दुनिया वालों ने जो ना इसका कैटेगरी बना दिया कि भाई तुम पढ़ लिए हो तो ये काम नहीं कर सकते हो या ये काम नहीं कर सकते हो। क्या कोई पढ़ा लिखा इंसान पान का दुकान मार्केट में नहीं खोल सकता है? बिल्कुल खोल सकता है, लेकिन लोगों ने उसको जीने नहीं देगा, ये बोल के कि भाई जब तुमको पान का ही दुकान खोलना था तो पढ़े क्यों हो। लेकिन जो इंसान अगर लोगों की बातों का ध्यान ना दे, जो उनका दिल करे वही अगर सोचे, तो फिर वो जरूर किसी न किसी दिन अपने मुकाम पे पहुंच जाएगा। इसलिए मैं मानता हूं कि लोग क्या बोले, आप एक साथ सारे लोगों को खुश नहीं रख सकते हैं। आप एक कहानी जानते हैं, एक बाप बेटा और एक गधा का, जो बारी बारी से कभी बाप चढ़ता है कभी बेटा चढ़ता है। अब नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब में देख सकते हो क्या कहानी है। मतलब आपको कोई भी इंसान अच्छा नहीं कहेंगे, आप ना एक साथ सबको खुश रख सकते हैं, ये होता ही नहीं, इंसान का फितरत है ये। आप कितना भी अच्छा करेंगे फिर भी कोई ना कोई कमी निकाल देगा। और आजकल मैं सोचता हूँ कि इंसान जो है उस मच्छर के मानिंद है कि आपके पूरे शरीर अच्छा रहने के बावजूद एक छोटा सा अगर फुंसी जहाँ पर होगा तो मक्खी आके वहीं बैठेगी। उस मक्खी जो है, उस मक्खी को पूरे बॉडी अच्छा सा है बैठने की जगह, लेकिन पूरे बॉडी को छोड़ के सिर्फ उसी जगह आके बैठेगी जहाँ पर आपका जख्म है। तो आजकल के इंसान उसी मानिंद है कि वो आप कितना भी अच्छा काम कर लें, 99 अगर आपका अच्छा काम है तो 99 को भूल के सिर्फ उस एक पॉइंट को देखेंगे जहां पर आपका वीकेस्ट पॉइंट है और गलत पॉइंट है। इसलिए लोगों की बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। और बात रही कि क्या एक पढ़ा लिखा इंसान पान का दुकान खोल सकता है? बिल्कुल खोल सकता है। अगर किसी का ये मानना है कि भाई आप अगर पढ़े लिखे हो तो पान का दुकान नहीं खोल सकते तो वो गलत है। पढ़ना लिखना ये इंसान की अलग चीज है, वो इंसान की माइंड को बताता है कि वो काम किस तरह से करेगा, उसका एक अलग बिहेव होता है। लेकिन पान का दुकान खोलना हर कोई खोल सकता है। आप यकीन नहीं करते हैं तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि अगर एक जाहिल इंसान मार्केट में पान का दुकान खोले और एक पढ़ा लिखा इंसान मार्केट में पान का दुकान खोले, भले ही जाहिल इंसान पढ़े लिखे इंसान से पैसा ज़्यादा कमा ले, लेकिन पढ़े लिखे इंसान जो पान का दुकान चलाएगा उनका चलाने का तरीका कुछ अलग होगा, और जाहिल के इंसान जो पान का दुकान चलाएगा उनका चलाने का अलग तरीका होता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई इंसान जाहिल है, मैं उसको ब्लेम नहीं करता हूँ, जो पढ़ा लिखा नहीं उसको ब्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन दोनों का तरीका अपना अलग अलग होगा। एक पढ़ा लिखा इंसान जो भी काम करेंगे भले ही उससे कम बेनिफिट हो, कम पैसा कमाएंगे, लेकिन उनका तरीका अलग हो। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं हो उसके दुकान में अगर पान खाने के लिए जाएंगे ना, वही इंसान जाएंगे जो पान सस्ता सोच के जाएंगे और जिसको खाने की आदत होगी। लेकिन एक पढ़े लिखे इंसान के दुकान पे जो पान खाने जाएंगे ना, तो पढ़े लिखे इंसान भी पान खाने के लिए जाएंगे और शौक से जाएंगे। तो मेरा ये सारी बात बताने का यही मानना है कि कभी भी इंसान को डिमोटिवेट नहीं होना है। लाइफ में बहुत सारी उतार चढ़ाव आती है और हिम्मत नहीं हारना है। बस अपना काम को, अपनी मेहनत को बखूबी अंजाम दो, कहीं ना कहीं आप उस मकाम पे आ ही जाओगे जितना आपकी किस्मत है, क्योंकि मुकद्दर से ज़्यादा इंसान को नहीं मिलता है। और मुकद्दर में जितनी है उस चीज़ को पाने के लिए मेहनत ज़रूरी है। आप बैठे रहेंगे तो नहीं मिलेगा। बस यही चीज़ बतानी थी। और बात ये थी कि मैं जब यहाँ पर था तो रूम में रहने के बाद मैंने ये सोचा कि चलो मेरे पास जितना नॉलेज है मैं एक यूट्यूब चैनल के ज़रिए से लोगों तक बताऊं। लेकिन वीडियो बनाना इतना मुश्किल होता था कि मैं रात को उठ के अगर वीडियो बनाता हूँ, यहाँ पर ड्यूटी 24/7 है, तो 3 शिफ्ट में है, 8 घंटा करके। आप कभी भी रूम में बिल्कुल इस तरह से नहीं रुक सकते। किसी का ड्यूटी 2 बजे खत्म होती है, किसी का 3 बजे, किसी का भोर में, किसी का 4 बजे। आप कभी भी वीडियो बनाने के लिए आप तैयार हुए, ब्लैक बोर्ड में जो ही कुछ लिखना स्टार्ट करता था, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ जाती थी, कोई ना कोई ड्यूटी से आ जाता था, कोई ड्यूटी जाने वाला रहता था, तो आवाज़ एक दूसरे का उसमें मिक्स हो जाता था। इस वजह से मैं वीडियो बनाना छोड़ दिया। मैं चैनल भूल ही गया था, मैं अपना ड्यूटी कर रहा था। लेकिन कुछ हादसे जो मैंने बताया कि मेरी ज़िंदगी में कुछ हादसा ऐसा हुआ कि मैं बहुत परेशान हो गया, काफ़ी अपने आप से नाखुश था। तो फाइनली मैं ये सोचा कि नहीं, अब फिर स्ट्रेट चलना है और कुछ
अपनी ज़िंदगी को जीना है। किसी एक इंसान के छोड़ जाने से किसी का कुछ नहीं होता है। दुनिया में जीने के लिए और भी बहुत सारे चीज़ हैं। तो इसलिए मैं उनके लिए ये बताना चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ दी तो ये मत सोचो कि मैं मर जाऊँगा। तुम मुझे छोड़ दी तो ये मत सोचो कि मैं मर जाऊँगा। वो इस दुनिया में आज भी जी रही है जिसको मैं तुम्हारे लिए छोड़ दिया था। तो कहने का मतलब है कि वो आज भी इस दुनिया में खुश है और जी रही है जिसको मैं तुम्हारे लिए छोड़ दिया था। और मैं ऐसा किया नहीं हूँ, मैं बस एक स्टेटस में एक शायरी के तौर पे बताया। और जिसने मुझे छोड़ के गई है तो मैं उनके लिए भी नहीं मरूंगा। मेरे भी जीने के लिए और भी बहुत सारे रास्ते हैं इंशाल्लाह, और भी बेहतर ज़िंदगी गुजारूंगा और अच्छे से गुजारूंगा। बस थोड़ा सा डिप्रेशन में गया था और इसी चीज़ को मैं करने के लिए अब से मैं इंशाल्लाह मैं यही चीज़ सोचा हूँ कि नहीं, सोशल मीडिया में आकर के जो दिल की बात है वो शेयर किया जाए ताकि मन हल्का हो, फिर बताया जाए। क्योंकि सऊदी में जब जो कोई भी बंदा ड्यूटी करता है ना, तो फिर उसको यहाँ पर टाइम पास करने के लिए या अपने दिल की बात शेयर करने के लिए कुछ मिलता नहीं है। आप ड्यूटी जाओ, रूम में सो जाओ, फिर आओ, अकेलापन बहुत है सऊदी में। पैसा तो है लेकिन बहुत अकेलापन है। तो इसी चीज़ को मैं देखते हुए इंशाल्लाह मैं अब वीडियो बनाऊंगा और आप तक सारी बात शेयर करूंगा कि आखिर मेरे लाइफ में क्या क्या हादसा हुआ, मैंने क्या क्या किया और मेरे लाइफ में कैसी कैसी पोजीशन आई, मैं कितना परेशान था। ये सारी चीज़ को देखते हुए तो खैर बहरहाल दोस्तों, आखिर में मैं उन लोगों के लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ, उन लोगों के लिए, किसी पार्टिकुलर इंसान के लिए, कि ज़िंदगी किसी की रियासत नहीं होती और मौत किसी की अमानत नहीं होती। ज़िंदगी किसी की रियासत नहीं होती और मौत किसी की अमानत नहीं होती। अब ज़रा संभल के रखना मेरी अदालत में कदम, क्योंकि यहाँ पर बेवफाओं की ज़मानत नहीं होती। थैंक यू दोस्तों।